आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग ना। आज इंट्रोडक्शन पहले वाले क्लास में खत्म हो गया था। क्या क्या पढ़ना है हमें? हमने कहा था कि संडे बाई संडे हम लोग 1.5 घंटे की क्लास चलाएंगे। कितने घंटे की? 1.5 घंटे की। और दरवाजा बंद करके, और उसमें हम लोग प्रत्येक संडे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम वो बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। ए बकलोलिया, कहा बतिया रहे हो? अरे अच्छा चुन्नर कहीं की, मान जाते हो। समझिए, हमने कहा था कि संडे बाई संडे हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम वही बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, वही जीव विज्ञान नहीं पढ़ेंगे जो सिर्फ कक्षा 10 के लिए। वो तो हम पढ़वा करेंगे, वो फिक्स है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसके अलावा भी हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे ना मेरे बच्चों। उसके अलावा भी वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को अगर मजा है आगे 11 में 12th में पढ़ने के लिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के लिए, या फिर कभी वो बायोलॉजी पढ़ा भी नहीं हो, है ना, तभी भी हम कहेंगे कि उसको 1 महीने बाद लगा हो जाएगा। 3-4 संडे की क्लास ज्वाइन करेगा ना, तो उसे लगेगा ना मजा आ रहा है यार, यही पढ़ते हैं ना, यही सबसे बढ़िया चीज है। ठीक है, तो आइए आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का मतलब किसी किताब के आधार पर नहीं, बल्कि हम बायोलॉजी के आधार पर पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक ना? ठीक ना? हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल मतलब कोशिका। बात समझिए, कोशिका है क्या ना। बायोलॉजी को अगर हम एक नीचे से उठाएं तो हम सबसे पहले कोशिका पढ़ेंगे, क्योंकि हम यह भी पढ़ सकते हैं जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पर हम जीवन की उत्पत्ति से पहले हम जीवन की मौलिक इकाई पढ़ लेते हैं ना। कोशिका कहा किसे जाता है? देखिए बाबू, कोशिका को अगर सही ढंग से जाना जाए ना, तो कोई भी चीज मान लीजिए बनता है ना, जैसे घर बना तो घर में एक एक ईंटें लगी, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी यूनिट के लिए ईंटों को ही देखा जाए, है ना। ईंट ईंट आपस में जोड़ी गई तो दीवार बनी, दीवार से कमरे बने, कमरे से क्या बना? घर बना। बहुत सारे घर मिले तो गांव बने, बहुत सारे गांव मिले तो जिला बना, बहुत सारे जिला मिले तो राष्ट्र राज्य बना, बहुत सारे राज्य मिले तो देश बना, बहुत सारे देश मिले तो विश्व का निर्माण हुआ। हमारा शरीर भी उसी तरह से कोशिकाओं का संग्रह है ना। इसका मतलब हमें यह कहना उचित होगा कि हम कोशिका को कह दे कि यह यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका को क्या कहते बाबू? यूनिट ऑफ, हाँ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी चल जाएगा। यूनिट ऑफ, ठीक है, या फिर हम इसको यही बोल दे कि जीवन की मौलिक इकाई इकाई है। किसकी मौलिक इकाई? जीवन में छोटी का मतलब आता है बड़े के जी। जीवन की, ठीक है। यदि हम कोशिका की बात करें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात करें? कोशिका। तो हम इसको इंग्लिश में क्या जानते हैं? देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में भी बात करते हैं मेरे बच्चों ना, तो हम पूछते हैं आया कहाँ से, कौन था बताने वाला। क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, पर बेसिक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कोई ना कोई होगा व्यक्ति जो पहली बार इसको कहा होगा कि यही है ना। कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा जिसने कहा होगा कि यही कोशिका है। ठीक है, क्योंकि
उसके बारे में बताना, कुछ कहना, बहुत अलग अलग सी चीजें होती है भाई। हम कैसे किसी चीज को उठा के कह दे बाबू ये हमारे पास सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, कोई तो होगा बताने वाला ऐसा। उसी तरह से सबसे पहले कोशिका को बताने वाला कि यह कोशिका है क्या, यह कितनी छोटी है, क्या यह सबसे हमारे जीवन में इसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है, या सबसे पहले हमारे पास यह एक व्यक्ति थे जो कोशिका के बारे में बताया था, जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट। पर इन्होंने जीवित कोशिका को नहीं देखा था। कैसी कोशिका को देखा था, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका को सिद्धांत दिया, लेकिन कैसी कोशिका, कोशिका के बारे में पता था, लेकिन कैसी कोशिका थी भाऊ, मृतक कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृतक। बात समझ में आई क्या, कैसी कोशिका थी, मृतक, डेड सेल थी, जीवित सेल नहीं। पर सबसे पहला व्यक्ति जो कोशिका को देखने वाला था यही रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका होती है जो हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, जिससे कोई भी जीवन का निर्माण होता है, कोई भी जीवन बना होता है एक कोशिका से। लेकिन अगर हम एक अगले व्यक्ति की बात करें जिसका नाम था एंटोनियो लियोन हॉक, तो हम लिख देते हैं लियोन हॉक, लियोन हॉक। एंटोनियो लियोन हॉक पूरा नाम है, लेकिन लियोन हॉक लिख देते हैं ना। इन्होंने कोशिका की इन्होंने भी खोज की, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, जीवित थी, जीवित कोशिका। ठीक है बच्चों, कैसी कोशिका थी, जीवित कोशिका। दो वैज्ञानिक आते, लेकिन इन दोनों ने कोशिका के बारे में और कुछ बताया। हमें उठा के कह दिया कि बाबू मान लीजिए कि हमारे पास कुछ है, ये पेन है, तुमने कहा ये पेन है। कोई चीज ऐसी होती है जिसे लिखा जाता है पेन है, लेकिन उसके बारे में बताया कौन कि कैसे बना था, क्या था उसके स्ट्रक्चर, क्या क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे के बारे में जुड़ा था। समझ में आई बात है, ठीक ना, समझ में आई बात है। तो ये दोनों वैज्ञानिक तो इनको खोज कर दिए कि एक ने जीवित कोशिका और एक ने मृत कोशिका। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब किसी चीज को उठाया जाता है तो हुक लगा के उठाया जाता है। किसके क्या करके उठाया जाता है, हुक। तो हुक लगा के उठाया जाता है, छोटी चीज को एक हुक लगा दे। तो सबसे पहले उठाने वाला व्यक्ति, खोजने वाला व्यक्ति क्या था, रॉबर्ट हुक। और आप इन दोनों को, एक गाना था ना, गाना का बोल था हाय हुक हाय हुक हाय हाय। तो हुक हाक, हुक बोलिए फिर उनको हाक दीजिए, चल निकाल। तो हुक से क्या बना, हाक। ऐसे करके याद रख लेंगे। समझ में आई बात है। ये दोनों तो लोग तो ठीक थे, लेकिन दो वैज्ञानिक और आए। नाम क्या था बाबू, स्वाइडेन। सुडेन नहीं था, स्वाइडेन था। स्लाइडेन था ना बाबू, स्वाइडेन। स्वाइडेन एवं स्वान, इन्होंने क्या दी थी, कोशिका सिद्धांत या सेल थियरी। कोई दिक्कत है यहां तक। इन दोनों ने मिलकर ये बता दिया कि कोशिका है क्या, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, या कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ चीजें पाई जाती हैं, यह एक्चुअल में जीवन की मौलिक इकाई है क्यों, मतलब उसके बारे में लिख दिया। उसके बारे में क्या लिख दिया, बता दिया कि हाँ यही ये सब सारी चीजें हैं, यह हमारे शरीर में ऐसे ऐसे जोड़ने का काम करती है, ये है वो है, सारी चीजें, जितनी भी चीजें कोशिका के बारे में थी। ठीक ना। तो आइए हम लिख देते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन। स्लाइडेन था ना बाबू, स्वाइडेन नहीं था, स्लाइडेन था ना, स्लाइड। कोशिका, ऐसे ही सिद्धांत लिखा था ना बाबू, छोटी ही रहता है ऐसे ही, चल इतना नहीं सर, नहीं बाबू थ्योरी नहीं लिखेंगे, ऐसे रहता है, और हाई वाला सर रहता है।
हम एक बार बोले थे ना कि इधर उधर हो जाए समझ लेना। अभी ठीक है, वो द्य वाला हो जाता है, विद्यालय वाला द लिख दिया था हमने ना, वो ध वाला नहीं लिखा था। ठीक है, कोई स्लाइड है ना। इन दोनों ने कोशिका के बारे में बता दिया था। क्या हम लोग इतना समझ गए? क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई? सबसे पहला व्यक्ति जिसने कोशिका के बारे में खोजा था रॉबर्ट हुक। कोशिका को मृत कोशिका के बारे में किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। कोशिका तो पहले ही पाई, लेकिन वो मृतक कोशिका पा गए थे। जीवित कोशिका किसने कहा था? लियोन हॉक। पूरा नाम एंटोनियो लियोन हॉक। कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक, स्लाइडेन और, कोई दिक्कत है? अब आइए और समझते हैं। पूरे जीव जगत में ना, संपूर्ण जीव जगत में, संपूर्ण जीव जगत में, दुनिया में जितने जीव हैं उसमें दो बातें आएंगी, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे, पूरे संपूर्ण जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका देखेंगे। सबसे बड़ी, और दूसरी चीज हमारे पास क्या होगी बाबू? सबसे दो चीजें हमारे पास। हाँ, अच्छा वो लिख ले रहे हैं, समझिए वड़ी नहीं होता है, बड़ी ही होता है। वड़ी नाम की कोई चीजें नहीं होती है। सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में समझिए, वड़ी नाम की कोई चीजें नहीं होती, तो इसको बड़ी ही पढ़ लेंगे, हमारी हो जाती है ना। चलिए, सबसे बड़ी कोशिका थी क्या थी? आप शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में सुना होगा। खरबूजा बराबर होता है 2.5 किलो का अंडा। 2.5 किलो का अंडा। दुनिया में सबसे बड़े अंडे में से किसी का कोई अंडा हो तो किसका है? शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग देखे ना, है तो पक्षी लेकिन उड़ता भारी है। समझ में आई बातें? शुतुरमुर्ग का एग में पाए जाने वाला जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो सबसे बड़ी होती है। पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका अगर किसी के अंदर है तो किसमें है? शुतुरमुर्ग के अंडे। तो लिख देंगे शुतुरमुर्ग, ऐसे लिखा था जी, शुतुरमुर्ग। बड़ा रहे ऐसे, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक? पूरे दुनिया में है बेटा, पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका अगर कोई है तो उसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। नाम है माइक्रो, जिसे समझ जाएंगे। नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे समझ जाएंगे। माइक्रो की बात कर रहा है, सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे में। यह तो पूरे विश्व में थी, लेकिन हम मनुष्य में बात करें तो किस में बात करें मेरे बच्चों? किस में बात करें? मनुष्य। तो मनुष्य में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी, तीन बातें आ जाएंगी। सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। जैक्स बेटा बताइए तो, मनुष्य में सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी तीनों के बारे में बताइए। आदित्य बताइए। हाँ, मादा के ओवम मतलब क्या होता है? ओवम मतलब बताइए, ओवम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाणु में ओवम मतलब, ठीक है। सबसे छोटी नर का शुक्राणु मतलब स्पर्म,
शुक्राणु तो ये वाला सा दिखाता है ना, स्पर्म। सबसे लंबी, सबसे लंबी न्यूरॉन, ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिका, ब्रेन में पाए जाने वाली कोशिका न्यूरॉन से सबसे लंबी। कैसे है न्यूरॉन से? बनाना बड़ा आसान है, पहले कक्षा 10 में पूछता था। जैक्स क्या बात कर रहे हो बेटा, तुझे बता तो क्या ब्रेन एवरेज पढ़ा रहा है तू कहीं ऐसे ब्रेन एवरेज पढ़ाने लगा रहे? हाँ हाँ, तो मत पढ़ा। इस तरह की कुछ न्यूरॉन सेल होती है, आप लोग बुक में देखे होंगे, है ना। कुछ इस तरह की न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और कुछ होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो बाद में बताएंगे, ठीक है। बस ऐसे स्ट्रक्चर नॉर्मल न्यूरॉन सेल का बना दिया हमने। तो हमारे पास कुछ इस तरह के जीवन के मौलिक इकाई के बारे में, जिसको हम कोशिका कहते हैं, उसके बारे में कुछ इतनी जानकारी हमारे पास है सामान्य रूप से। और सारी जानकारियां उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक ना। लेकिन कुछ हमारे पास इतनी जानकारियां हैं किसके बारे में? कोशिका के बारे में। कोशिका सेल, जो हमारे पास जीवन की मौलिक इकाई भी कही जाती है, जिसकी मृतक कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। दूसरे नंबर पे थे लियोन हॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी थी। उसके बाद उनका सिद्धांत देने वाले जो दो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत। उसके बाद मेरे बच्चों, अगर संपूर्ण जीव जगत में मेरे बच्चों सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। दूसरी चीज, सबसे छोटी कोशिका तो हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। अगर मनुष्य में बोली जाए तो सबसे बड़ी मादा के अंडाणु मतलब ओवम में। दूसरी बात, सबसे छोटी नर के शुक्राणु मतलब स्पर्म में। और उसके बाद सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो ब्रेन की कोशिका है। समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज मतलब किस पर? व्हाइट बोर्ड पर नेक्स्ट पेज, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, ए बगलिया बात मत करो, क्या बतिया तेरे तू लोग। हाँ ना, तू तो सुनता है ना, वो कान में ठेठी डालना तो। चलिए अगले पृष्ठ पर हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, है ना। अभी हमने कोशिका के बारे में, कोशिका क्या थी, कैसे थी, क्या सही था, क्या गलत था, सारी चीजें, है ना। अगली चीज, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, विभाजन की विभाजन होता है, ठीक ना। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सबसे तेज, सबसे तेजी से, सबसे तेजी से और सबसे धीमा। जैक्स बेटा, सबसे तेजी से और सबसे धीमा, मतलब यहां पे लिख देंगे ना के बराबर, ठीक ना। सबसे तेजी से और सबसे धीमा मतलब ना के बराबर। समझिएगा, दो चीजें हमारे पास है। कोशिका विभाजन, देखिए सबसे तेजी से कोशिका विभाजन ना हमारे लीवर में होता है। लीवर मतलब, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय, यकृत। लीवर को यकृत कहते हैं, तो किडनी को क्या कहते हैं? लीवर को यकृत कहते हैं, किडनी को क्या कहते हैं? लीवर को यकृत ही कहते हैं, किडनी को वृक्क कहते हैं, ठीक ना।
हम लिख देते यकृत, कोई दिक्कत है बच्चों? सबसे तेजी से किसी अंग में कोशिका विभाजन होता है ना, मतलब कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। देखिए, स्लाइडेन और स्वान ने कहा था ना कि जब हमारे शरीर की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है ना, तो साइड वाले ना अगल बगल की कोशिकाएं नई कोशिका बना लेती है। समझ में आई बात है? इसी नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ कट गया, तो कटने के बाद काला हो जाता है, लेकिन आपस में जुड़ भी तो जाता है फिर। तो जुड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? नई कोशिका आपस में बन बन के जुड़ी होगी। नई कोशिका आपस में बनती है और फिर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इसका मतलब हमारी कोशिकाएं हैं, नई कोशिका को क्या कर देती है? जन्म दे देती है, पैदा कर देती है नई कोशिकाएं। और नई कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती है बच्चों? जुड़ जाती है। उसी जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। सबसे तेजी से किसी अंग में कोशिकाएं आपस में जुड़ती तो वह क्या है? यकृत या फिर पेट वोट का ऑपरेशन देखे होगे ना किसी भी रूप में, मादाओं का ऑपरेशन तो ज्यादा होता है इसमें, महिलाओं का। प्रेगनेंसी के लिए अब 90% डॉक्टर किस बात पे डिपेंड है ना? किस पर डिपेंड है? ऑपरेशन कर दीजिए, बच्चा को सीजेरियन तरीके से डिलीवरी करा दीजिए। यह कोई खास बात नहीं, बल्कि मेरे बच्चों यह सबसे बड़ी धांधली है मेडिकल क्षेत्र में, जो पैसा लूटने का लोग काम करते हैं। समझ में आई बात है? दूसरी चीजें, अब उस तरह से किसी मादा के गर्भ में या शारीरिक प्रक्रिया में फर्टिलिटी मतलब तनावपन, खिंचापन, जिसे स्ट्रेचबिलिटी बोलते हैं, वह नहीं है। कोई भी मादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होती है। समझ में आई बात है? अब सभी डॉक्टर भी सोच रहे हैं कि इस चीज का फायदा उठाया जाए। एक आध दो दिन अगर डिलीवरी के लिए बचा भी है तो इंजेक्शन लगा देंगे, ऑटोमेटिक पेन स्टार्ट हो जाएगा और सिजेरियन करके बच्चे को माँ के गर्भ से कहाँ निकाल देंगे? बाहर। और 3 से 4 दिन बाद टाका का काट के शॉर्ट उठ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन तो पेट में ही होता है। ठीक ना? दो साइड पेट के, एक ये पार्ट है और एक बार यह है ना। इस वाले भाग में पेट के स्प्लीन है। क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन को कहते हैं हिंदी में प्लीहा। क्या कहते हैं? प्लीहा। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तो कहेंगे ना कि गैवियार्ड ऑफ आरबीसी। जैक्स बेटा, गैवियार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सीबीएसई बोर्ड वाले, गैवियार्ड को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन या फिर प्लिया को। इसके बारे में और बताएंगे, डिटेल जानकारी देंगे। जब आरबीसी का जीवन काल खत्म होता है, चूंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, जब आरबीसी का जीवन काल बच्चों खत्म होता है ना, तो गैवियार्ड में जाकर मतलब पूरी तरह से स्प्लीन में जाकर फिल्टर होता है, और जो भी मरने वाले आरबीसी होते हैं उनको गैवियार्ड में रख लिया जाता है। बाकी सादे जो साफ हैं, जिनकी उम्र अभी है, उनको छोड़ दिया जाता है शरीर में घूमने के लिए, शरीर में ऊर्जा देने के लिए, ऊर्जा का संचयन करने के लिए, शरीर में नियंत्रित प्रक्रिया करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इधर हमारे पास स्प्लीन है। गलती से स्प्लीन में चोट लगे या स्प्लीन कट गया ना, तो इंसान को मर जाना ही है। 90% केसेस में मर जाता है, क्योंकि सारे ब्लड यहीं से आएंगे और रिटर्न होके जाएंगे। समझ में आई बात है? और ब्लड जब यहां से आएंगे तो यह पूरी तरह से फटा पड़ा है, ब्लड कहाँ निकल जाएगा? बाहर। इस साइड हमारा खाली लीवर है, खाली पाचन तंत्र है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे चोट लगेगी, यहाँ पे कटेगा, हाथे से पकड़ ले रही है, डॉक्टर को ले आके सिवा लीजिए। डॉक्टर साहब तो नहीं सी दिया हो, पट गई लो, डॉक्टर कहेगा हाँ आवा, अब फिर 2-3 दिन में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सही। 3 से 4 दिन लगता है, क्योंकि अधिक तेजी से कोशिका विभाजन होता है लीवर में, अधिक तेजी से कोशिका विभाजन। इसलिए यहाँ पे लगी हुई चोट, पेट में लगी हुई चोट, कट वोट जल्दी सही हो जाते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे ना कि किसी मादा के पेट में ऑपरेशन होता है ना, तो जल्दी ठीक हो जाता है। पर ब्रेन में सबसे धीमा या ना के बराबर कोशिका विभाजन क्या होता है? मस्तिष्क या फिर ब्रेन ना। कैसे मस्तिष्क लिखा था बच्चों? ऐसे ही है। किधर से मंत्र आता है? इधर से रहता है। ठीक।
कपार सबसे धीमा कोशिका, सबसे धीमी, या फिर ना के ही बराबर होता है एकदम ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। इसमें मेरे बच्चों कोशिका विभाजन होता ही नहीं, समझिए। ब्रेन के ऊपर चोट लगी, चमड़ा वमड़ा कट गया, कोशिका विभाजन होगा, चमड़ा भी आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। देखे होंगे लड़का आपस में खेलते खेलते कपड़ा फोड़ लेता है, फिर बिना सुई दवाई लिए तनी मनी कटा रहता है, ऑटोमेटिक सही हो जाता है। बचपन में बहुत होगा, हमारा तो बहुत फूटा होगा, हमारा अभी पीछे दाग है कमर फूटने का, 3-4 जगह फूटा होगा। बचपन में जन्म करते आम तोड़ कोई ना पीट रहे थे हम लोग। महुआ के ऊपर फरने वाला एक फल होता है कोयना, जिसे बोलते हैं, कोयना पीट के डंडा लाने जा रहा था, दूसरे का डंडा आके खप से लग गया। बचपना है, चलिए ठीक है। अंदर हड्डी पर भी लग गया, हड्डी भी चोट लग गई, हड्डी पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका विभाजन हो जाएगा, हड्डी पर भी चमड़ा वमड़ा आपस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी के नीचे एक और परत पाई जाती है, क्या परत पाई जाती है? मेनेंजाइटिस। मेनेंजाइटिस नहीं, मेनेंजाइट। वह एक झिल्ली होती है जो ब्रेन को पूरी तरह से पकड़ के रखती है। समझ में आई बात है? उस पर भी चोट लग गई ना, तो लगभग लगभग ठीक होने का चांस है, लेकिन उसके नीचे ब्रेन उपस्थित है। ब्रेन में चोट लग गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो समझिएगा बड़ी दिक्कत है। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होगा तो किसी न किसी पार्ट को दबाएगा, क्योंकि ब्लड होगा तो कोशिका विभाजन मतलब ब्लड सूजन के रूप में बनेगा, और किसी न किसी पार्ट को ब्रेन को दबाएगा। और ब्रेन का जब कोई ना कोई पार्ट दबेगा बाबू, तो अभी हमने कहा कि ब्रेन को मेन सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। कोई पार्ट दब गया, मान लीजिए कि पैर का काम करने वाला भाग दब गया, पैरवा नहीं काम कर रहा है, ब्रेन सूचना ही नहीं उसको भेज रहा है, क्योंकि परेशान है अपने में। हो सकता है कोई ऐसा पार्ट दब गया जिससे आपको बोलना है, बोल ही नहीं पा रहे। हो सकता है कोई ऐसा पार्ट ब्रेन का दब गया है जहां ब्लड जमा हो रहा है, जिससे आप सोचने समझने की शक्ति रखते हो, सोचने समझने की शक्ति गायब, याददाश्त खत्म, तेरे नाम वाली हाल हो जाएगी, गजनी वाली, है कि नहीं? तुरंत खत्म हो जाएंगे। फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली हाल हो जाएगी, वो जो गड़िया बैठा रहता है, काम खत्म हो जाएगा। तो हमारे शरीर में कोशिका विभाजन एकदम ना के बराबर किसमें होता है? मस्तिष्क। समझ में आई बात है? ना के बराबर किसमें कोशिका विभाजन होता है मेरे बच्चों? मस्तिष्क में। ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? माफ करिएगा, लीवर में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन तेजी से एकदम। इसलिए कभी भी आप देखें किसी के पेट वोट का ऑपरेशन अगर डॉक्टर करेगा ना, तो 3 या 4 दिन में कहेगा चले जाओ, डिस्चार्ज कर देगा, 1 हफ्ते ज्यादा रोकेगा। लेकिन ब्रेन और के ऑपरेशन में मेरे बच्चों 1-1 महीने तक आपको सर्जरी के बाद भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर उस हिसाब से चेक करेगा अंदर कोशिका ब्लड क्लॉट तो नहीं कर रहा है, ब्लड जम तो नहीं रहा है। समझ में आई बात है? और बाकी जगह के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें थी कोशिका विभाजन के लिए। अगर मेरे बच्चों बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपके शरीर में किसी अंग में कोशिका विभाजन हो रहा है, किसी भी अंग में बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अनियमित कोशिका विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन। अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन। अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन ही क्या कहलाता है? कैंसर। अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर। कैंसर कोई आने वाला उपार्जित रोग नहीं है। समझ में आई बात है? अनियमित अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन ही क्या कहलाता है? कैंसर। मेरे बच्चों ध्यान सुनिए, जब शरीर में ना प्रोटीन की संख्या अचानक बढ़ने लगे किसी भी अंग में, क्योंकि हम आपको बता दें कि प्रोटीन ही हमारे शरीर में ना मांसपेशियों को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए छोटे बच्चों को ना प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उसे माँ का दूध दिया जाता है, ताकि उसे क्या मिल सके? अधिक मात्रा में प्रोटीन, ताकि शरीर क्या हो सके? बढ़ सके। जब आपके शरीर में ना सारे प्रोटीन जो रोटी या चावल या कहीं से भी मिल रहे हैं ना, वो प्रोटीन जब एक स्थान पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो वहां पे अधिक मात्रा में कोशिका विभाजन होने लगता है। तो जो अंग नहीं भी चाहिए शरीर में, जो पार्ट नहीं भी चाहिए शरीर में ना, वहां कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। कोशिकाएं बढ़ने लगी तो किसी न किसी अंग को डैमेज करेगी, या फिर किसी न किसी
क्रिया विधि या कार्य विधि में क्या डालेगी, बाधा। तो मेरे बच्चों वहां पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब अनियमित कोशिका विभाजन एक बार होने लगेगा ना, तो बाकी शरीर का वो प्रोटीन खींचने लगेगा और वहीं पे ले आके ढकेल देगा, और वहीं पर अधिक मात्रा में क्या होगा, कोशिका विभाजन। तो जिस भी व्यक्ति को अधिक कैंसर का बीमारी होगा ना, उसके शरीर में ऑटोमेटिक वजन में क्या होने लगेगी, कमी। ऑटोमेटिक क्या आने लगेगी, कमजोरी। समझ में बते, तेजी से मेरे बच्चों क्या गिरने लगेगा, शरीर का भार गिरने लगेगा। क्योंकि जो भी शरीर में प्रोटीन बैलेंस कर रहा था आपके शरीर के पूरे भार को, पूरे एबिलिटी को तय कर रहा था ना, वो अब कहां चला जाएगा, जहां पे अनियमित कोशिका विभाजन हो रहा है। मान लीजिए किसी के लीवर में हो गया, तो सारा भाग, सारा ब्रेन का जो भी प्रोटीन जा रहा है, सारे शरीर का जो भी प्रोटीन जा रहा है, ब्रेन का तो नहीं, सारे शरीर का जो भी प्रोटीन जा रहा है वहीं पे जाने लगेगा। तो इसका मतलब सारे चीजें जो विकसित होनी थी आपके शरीर में, जो भार बना था, मांसपेशियां बढ़नी थी, अब वो मांसपेशी बढ़ेगी नहीं। तब इस मात्रा में आपको मेरे बच्चों क्या होना, क्या करेगा, शरीर पूरी तरह से आपका डैमेज होने लगेगा। इसका मतलब यह करना है कि शरीर से जब कैंसर किसी व्यक्ति को हो, तो अगर लगे कि अब नहीं सही होना है, डॉक्टर भी जवाब देगा, तब उसको ऐसा कुछ करना है बाबू ना, कि जिससे शरीर में प्रोटीन जाए ही ना। घर पर सही करना है किसी का कैंसर, घर पर ही सही करना है। तो मेरे बच्चों ऐसा कुछ भोजन में लेना है ना, कि शरीर में प्रोटीन ही ना जाए, जीरो प्रोटीन। कुछ भी लीजिए उसमें प्रोटीन ही ना हो एकदम। अब कोशिका विभाजन को चाहिए प्रोटीन, मतलब कैंसर को क्या चाहिए, प्रोटीन अधिक मात्रा में। प्रोटीन पाएगा ही नहीं तो क्या बढ़ेगा, वह नहीं बढ़ेगा। पेड़ की पत्तियां काट दीजिए, फिर भी पेड़ जीवित रहेगा, बाद में दूसरी पत्ती निकाल देगा। लेकिन जड़ से ही उखाड़ दीजिए, जड़ से ही तो सारे सोर्स ले रहा है वो। जड़ जड़ से सोर्स लेना बंद कर देगा तो क्या लगता है, पत्तियां निकलेंगी अब। तो प्रोटीन, कैंसर का सोर्स क्या होता है, प्रोटीन। कैंसर का सोर्स क्या होता है मेरे बच्चों, प्रोटीन। प्रोटीन जितना ज्यादा शरीर में, उतना ही अधिक चांस बनेंगे कैंसर के। और एक बात और समझ जाइए, अगर आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो आपको 3 चीज छोड़नी पड़ेगी। जिंदगी में आपको लगता है कि हमें कभी कैंसर हो ही ना, या कोई बड़ी बीमारी हो ही ना, तो आपको 3 चीज छोड़नी पड़ेगी। समझ में आई बात है। सबसे पहली, चावल। सबसे पहला चावल। चावल ही मुख्य तमाम रोगों का, समझ लीजिए कि एक संग्राहक है। दूसरे जगह पर रोटी। कहेंगे सर जी क्या खाएंगे, रोटी किस चीज की, गेहूं की। रोटी किस चीज की, गेहूं की। आप मक्का की रोटी खा सकते हैं, या बाजरा की रोटी खा सकते हैं। अब सोच लीजिए कि बाजरा की रोटी तो आप लोग खाए नहीं होंगे। दुनिया में सबसे मीठी रोटी अगर किसी चीज की लगती है ना, तो ज्वार की लगती है। मकई देखेंगे छोटी छोटी होती है, कलर कलर की, इतनी मीठी लगती है बाबू, हमने खाया है ना, हमको पता है। अगली चीज, सबसे भयंकर चीज, जो दुनिया में सारे रोगों का एक जन्मदाता है, जिसे चीनी कहते हैं। सबसे भयंकर चीज चीनी। दुनिया में सब, चीनी ऐसी चीज है बाबू ना, जो शरीर में पचता ही नहीं, नहीं पचता। जब कोई व्यक्ति खाता है ना, तो घुलता है, और एज इट इज चीनी की जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड में घुल जाते हैं। जो भी बचते हैं मल के द्वारा बाहर आते हैं। चीनी नहीं पचता है, चीनी में उपस्थित मॉलिक्यूल से नहीं पचते। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, चीनी खाना बंद कर दीजिए एकदम। समझ में आई बात है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है ना, लास्ट स्टेज में भी कैंसर है, तो उसका कैंसर बचाया जा सकता है। समझ में आई बात है। रीजन क्या है, कि उसके खाने पीने में डाइट प्लान कर दीजिए, भोजन में अनाज दीजिए ही मत उसे, एकदम अनाज बंद। फ्रूट्स दीजिए, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जूस है उसको दीजिए, एल्काइन वाटर पीने के लिए दीजिए। धीरे धीरे उसका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। हमारे हिंदू समाज में पाए जाने वाला मसालों का एक तत्व है, जिसे हम लोग हल्दी बोलते हैं। आप लोगों को सभी को पता होगा बाबू, हल्दी। हल्दी 2 तरह से हम लोग खाते हैं, एक ही तरह से खाते हैं, सूखी हुई हल्दी का पाउडर, है ना। लाइए हल्दी में बचिया करे, गांठ वाली हल्दी। कौन है हल्दी में गांठ ना वाले हो, अपने हल्दिया भर का। कौन है हल्दी में गांठ नहीं होती बेटा, सब हल्दी में गांठ होती। जड़ वाला पौधे में गांठ तोबा करेगा।
हमने कहा कि सभी लोग सूखी हल्दी खाते हैं पाउडर वाला। हल्दी ए बाबू, हल्दी जो है ना एंटी कैंसरिस्ट है, कच्ची हल्दी। अब कैंसर जी कच्ची हल्दी जो खेत में से बो के डायरेक्ट खा ली जाती है, कच्ची हल्दी। कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है ना कि हमें कभी भी कैंसर होना ही नहीं चाहिए, किसी को लगता है ऐसा, कभी भी ना हो, कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी देखे ना, इतना सा छोटा सा टुकड़ा, उसको अच्छे से पानी में साफ करिए और आराम से बैठकर, जमीन पर बैठकर, खटिया व चौकी बैठकर नहीं, जमीन पर बैठकर, समझ में बात है, पूछिए उसको, पूछ के खाइए।